बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। मैंने पहले ही बताया था कि स्टार्ट में मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, क्योंकि ये जानना ज़रूरी होता है स्टूडेंट के लिए कि जिससे मैं लेक्चर ले रहा हूँ कि इतनी काबिलियत रखता है कि मैं उसके लेक्चर से कुछ गेन कर सकूँ। तो मैं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम खानपुर से बिलोंग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने 5 MA किए हुए हैं। MA इस्लामियत, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA पाकिस्तान स्टडी। छठा MA जो उर्दू है वो वेटिंग के अंदर है। 7वीं डिग्री IR जो है वो एजाज़ी, और फिर LLB की डिग्री। और उसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। अब हमारा जो टॉपिक है वो है आज FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 CRPC। मगर इससे भी पहले जो है मैं अपने एक दोस्त, अपने अजीज़, अपने भाई, जो मेरे बहुत मोहतरम भाई हैं, दिलशाद एडवोकेट साहब, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कल उन्होंने एक अहम पॉइंट की तरफ मुझे इशारा किया। उन्होंने ये कहा कि क्या 54 CRPC के तहत जो है वो अरेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। और जो मैंने ये लफ्ज़ कहा कि 46 CRPC के तहत जो होगा अरेस्ट, तो मेरे कहने का मकसद जो था वो जर्नल अरेस्ट है, यानी कि अंडर द मेथड, अंडर द रूल ऑफ 46 CRPC, हाउ टू मेड एन अरेस्ट। कि जो किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है ना, तो 46 के तहत उसकी बॉडी को कन्फाइन किया जाता है, उसको कब्जे में ले लिया जाता है। यानी पुलिस अब उस शख्स को पूरी दुनिया से अलग करके अपने कब्जे में ले लेती है। तो वो मेथड है जिसके अंदर जिस तरीके से पुलिस लेती है, 46 के तहत उसकी बॉडी को कैप्चर कर लेती है, और जो आगे जो है वो 46 के तहत कैप्चर करती है। और 54 CRPC के तहत जो है वो अरेस्ट है विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, वो जो है अरेस्ट की काइंड है। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर 9 तरीके से पुलिस जो है, 9 तरीके का अरेस्ट है जिसके अंदर बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी शख्स को जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है। इस तरीके से 55 CRPC जो है उसके तहत हैबिचुअल जो ऑफेंडर होंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा और किस्में हैं, सिविल अरेस्ट है, इसके अलावा अरेस्ट बाय ए सिविल पर्सन है, इसके अलावा जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव अरेस्ट है। तो बेशुमार किस्में, इसके अलावा इसके मुतालिक हम अलग से लेक्चर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस पॉइंट की तरफ इशारा किया। तो इससे एक और चीज़ भी साबित हुई कि भाई बहुत ही मोहब्बत और प्यार से लेक्चर देखते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनके हक़ में सबके सब बहुत दुआ करना, अल्लाह ताला उनको हमेशा कामयाब रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अब जो है कि हम देखते हैं कि FIR ये है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कहना गलत है कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो FIR ऑलवेज बी लॉज अंडर द रूल ऑफ 154 CRPC। ये हमेशा 150 CRPC के तहत दी जाएगी। जहाँ पे ज़रूरी होगा मैं इंग्लिश के अंदर भी सेंटेंस बोलूँगा जिसका ताल्लुक उसकी किताब से होगा, क्योंकि ये लेक्चर दुनिया में और भी जगह देखे जा सकते हैं, उर्दू नहीं समझी जा सकती, तो उनके लिए जो है ये ज़रूरी है। तो क्योंकि बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ जो है पूरी दुनिया में एक जैसा है। आगे है कि सबसे अहम बात कि जो टर्म FIR है ये पूरी CRPC में कहीं यूज़ नहीं हुई, डिफ़ाइन नहीं हुई। तो अब हम इसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे? तो इसको डिफ़ाइन करने का जनरल तरीका ये होगा कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुतालिक वो पहली इन्फॉर्मेशन जो कोई शख्स आकर पुलिस को, लीगल अथॉरिटी को देता है कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है, और आप फिर उसके मुतालिक जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें, इसको हम कहते हैं FIR। Those first information about the commission of a cognizable offence that an informant give to any police or legal authority in order to start the criminal investigation, it is called first information report। कि और फिर ये किस जुर्म में होगी? इट शुड ऑलवेज बी लॉज इन क्रिमिनल केसेस, इन कॉग्निजेबल केसेस। ये क्रिमिनल कॉग्निजेबल केसेस के अंदर दी जाएगी। कॉग्निजेबल केसेस क्या था? हमने पहले बताया था कि ऐसे ऑफेंस, ऐसे केसेस जिसके अंदर पुलिस बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी शख्स को जो है वो अरेस्ट कर सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। दोस ऑफेंसेस इन विच पुलिस कैन मेक एन अरेस्ट विदाउट द प्रियर ऑर्डर ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, इट इज़ कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब यह है कि हु मे लॉज FIR। FIR कौन दर्ज करा सकता है? FIR कोई भी दर्ज करा सकता है, वो चाहे एग्रीव्ड पर्सन हो या ना हो, उस पर जुल्म हुआ हो या ना हो, वो उसकी इन्फॉर्मेशन रखता हो, वो FIR को दर्ज करवा सकता है। एनी पर्सन दैट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस ही मे लॉज FIR, वो FIR को लॉज करवा सकता है। आगे है कि चाइल्ड जो है, माइनर जो है, वो FIR को लॉज करवा सकता है। यस, FIR
कैन बी लॉज्ड बाय एनी माइनर, ए माइनर इज़ कम्पिटेंट टू लॉज एफआईआर वो भी दर्ज करवा सकता है। आगे है कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है, जो मरते वक्त जो बयान होता है एक शख्स देता है कि मुझे फ़लाँ शख्स ने मारा, मैं इसके तहत मर रहा हूँ और इस वजह से मुझे ज़ख्म आए, क्या वो एफआईआर हो सकती है? हाँ, वो एफआईआर हो सकती है, तब हो सकती है कि जब वो तमाम उन लवाजमात को पूरा करे कि जो उन कॉरोबरेटिव एविडेंस के ऊपर पूरा उतरे कि जो डाइंग डिक्लेरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। Yes, dying declaration can be used as a substantive piece of an evidence in order to lodge FIR, but it should always be corroborative. ये हमेशा corroborative होना चाहिए, यानी कि ये सबूत से साबित होना चाहिए, एविडेंस से साबित होना चाहिए। आगे है मोड ऑफ FIR कि FIR जो है ये कितने तरीक़ों से FIR लॉन्च होती है। FIR लॉन्च करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो है वो है ओरल मेथड। ओरल मेथड के अंदर ये होगा कि सबसे पहले जो है इंफॉर्मेशन देने वाला पुलिस को आके इंफॉर्मेशन देगा कि फ़लाँ जगह पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और ये उसकी मोटी मोटी बातें हैं, ये उसका मतन उसको बताएगा। वो उसको राइटिंग में लेकर आएगा, उसके बाद उसको पढ़कर सुनाएगा। वो जब कहेगा जो मैंने कहा था आपने बिल्कुल वही लिखा है, तब उस इन्फॉर्मेंट के उस जो कंप्लेनेंट जो है उसके जो साइन जो है उस पर ले लेगा। लेने के बाद क्या करेगा, फिर अपने साइन कर देगा। तो ओरल FIR क्या है? इन ओरल FIR वेन एवर एनी इन्फॉर्मेंट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द commission of any cognizable offense to police or any legal authority, it always reduced into writing, and after reducing into writing he always read it over to the informant, and after that the informant make his signature on it, and after the taking of the signature the writer should always be signed on it। ठीक है जी, कि ये नहीं होगा कि बताने वाले ने कुछ और बताया और लिखने वाले ने कुछ और लिख दिया, नहीं, पहले सुनाएगा, सुनाने के बाद फिर सिग्नेचर होते हैं। आगे है कि रिटन FIR, एक शख्स पहले से ही कुछ लिख कर लाया कि ये वाक़या हुआ, तब क्या होगा, तब वो क्या करेगा, उस लिखे हुए पर उसके साइन ले लेगा। साइन लेने के बाद जो है उसको एक प्रिस्क्राइब्ड बुक के अंदर लिख लेगा, यानी ख़ास किताब रोज़नामचा होता है उसमें उसको दर्ज कर लेता है उसके प्रिस्क्राइब्ड बुक के अंदर। तो फिर क्या, when the FIR is in a written shape, so the informant should put his sign over it, and after the putting of his sign it always be written in a prescribed book। तो ओरल के अंदर भी और रिटन के अंदर भी ये प्रिस्क्राइब्ड बुक के अंदर जो है लिखी जाएगी। इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन प्रिस्क्राइब्ड बुक इन द शेप ऑफ ओरल और इन द शेप ऑफ एनी रिटन स्टेटमेंट। आगे है कि टाइम ऑफ FIR देगा कब? क्या ये कि उसने अभी आकर बताया फौरी FIR होगी? नहीं, अभी जो उसने चीज़ बताई है वो उसकी दर्ज कर लेगी प्रिस्क्राइब्ड बुक के अंदर। उसके बाद SHO जो है वो उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा। याद रखना, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है FIR होने के बाद। ठीक है, इसके मुतालिक केस लॉज भी हैं। तो अब केस लॉ से मुतालिक ये कि अब हम केस लॉ भी आपको इसके अंदर दिया करेंगे, जो हम जो लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे। ये जो प्रैक्टिस करने वाले लॉयर उनके लिए बहुत कीमती चीज़ होती है, उसकी अहमियत को अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर किसी जगह पे ऐसा केस हुआ है, जो मौजूदा केस, फॉर एग्जांपल एक वकील के पास केस आया, उसी तरह का केस पहले अगर हो चुका है और पहले वाली अदालत ने जो फ़ैसला सुनाया और वही फ़ैसला उस जो अब मौजूदा केस के हक़ में है, तो वो क्या करेगा कि उस केस लॉ की बुक के उस सफ़े नंबर को जो है उस केस लॉ को फ़ोटोकॉपी करा के अपने केस के साथ अटैच कर देगा और जज साहब के साथ सामने पेश कर देगा, तो उसके केस को मजबूत कर देता है। ये प्रैक्टिस करने वाले लॉयर के लिए बहुत कीमती चीज़ है, वो उसकी अहमियत को समझते हैं। तो इसलिए अब हम हर वीडियो के एंड के अंदर जो है वो केस लॉ जो अहम होंगे वो रिकॉर्ड करवाया करेंगे। इंशाल्लाह ऐसे भी हो सकता है कि हम केस लॉ के बारे में जो है अलग वीडियो भी रिकॉर्ड करवाएं। तो आगे है कि जो FIR है वो कब होगी, कि जिस वक्त वो इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर लेगा SHO और उसके बाद FIR देगा। FIR ऑलवेज बी लॉज आफ्टर द गेटिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैं बार बार कॉग्निजेबल ऑफेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर होती है। आगे है कि डिले इन FIR में अगर डिले होगा तो क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज फैटल
फॉर द बेस ऑफ एफआईआर। ये एफआईआर की जो बेस है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फैटल है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर एक वकूआ हुआ है दोपहर को 2 बजे और वो शख्स रात को 10 बजे जाकर उसके बारे में एफआईआर करवाता है, तो जो बाद के अंदर जो डिफेंस लॉयर होगा वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करेगा कि जैसे आप देखें वकूआ हुआ है 2 बजे और ये शख्स आता है 10 बजे, तो उसके दौरान ये साजबाज करके आया, सुलह मशवरे के तहत आया, ये एफआईआर जो है ये झूठी है। तो क्योंकि एफआईआर क्रिमिनल केस में 1-1 घंटा कीमती होता है, तो डिले नहीं होना चाहिए। अब डिले के दौरान यानी एफआईआर जो लॉन्च की जाती है उसमें कौन कौन से अहम पॉइंट देखे जाते हैं। उसमें सबसे अहम पॉइंट देखा जाए कि नेचर ऑफ क्राइम, कि इन लॉजिंग एफआईआर द नेचर ऑफ क्राइम शुड ऑलवेज बी डिटरमिन्ड और शुड ऑलवेज बी रिगार्डेड इनटू रिकॉर्ड, कि वो हम देखेंगे कि वो किस उसकी नेचर क्या है। कि अगर सिंपल तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो शख्स फौरी जाकर उसकी रिपोर्ट दे देगा, और अगर वो झगड़ा वगैरह हुआ है, उसमें कत्ल भी हुआ, उसमें रेप भी हुआ, तो ऐसी नोयत में इंसान अपने हवास खो बैठता है, उसके अंदर वो इस काबिल नहीं होता कि वो जाकर फौरी ही उस चीज़ को रिकॉर्ड करवा सके, तो उसमें डिले हो सकता है। तो फिर उसका डिले भी उसमें देखा जाएगा डिले को। फिर है कि स्टेटस ऑफ द इंफॉर्मेंट, इन लॉजिंग एफआईआर द स्टेटस ऑफ एनी इंफॉर्मेंट शुड ऑलवेज बी रिगार्डेड इनटू रिकॉर्ड, कि हम ये देखेंगे कि जो एफआईआर रिकॉर्ड कराने वाला जो शख्स है वो क्या कर रहा है, वो कौन है, वो इंफॉर्मेंट है जिसका ताल्लुक उस चीज़ से है या नहीं, क्या वो लेडी तो नहीं है। अगर वो लेडीज़ हैं और फिर वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आई, तो अगर डिले से भी आ जाएं तो ये देखा जाएगा कि इनके घर में कोई एफआईआर दर्ज करवाने वाला नहीं था, तो वो अपने किसी मेल का इंतज़ार कर रहे थे, वो नहीं आया या कोई और मसला हो गया, तो उसके बाद ये डिले में आई है। सो डिले इन एफआईआर बाय लेडी शुड नॉट बी मेक इनटू एन अकाउंट। आगे है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, द डिस्टेंस फ्रॉम द पुलिस स्टेशन शुड ऑलवेज बी टेकन एज एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस और एज एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंटरी वैल्यू। तो ये हम ये देखें कि डिस्टेंस कितना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कि अगर तो पुलिस स्टेशन घर के बिल्कुल करीब है और वो शख्स जाता है, वकूआ अब हुआ है और वो जाता है क्या नाम है 5-7 घंटे के बाद, तो ये उसके लिए फैटल है। उसके बाद है कि एदर डिले आर नॉट, ये तमाम चीज़ें जिस वक्त देख ली जाएंगी तो ये फैसला किया जाएगा कि क्या डिले है या नहीं। आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑल दोज पॉइंट्स दैट वी हैव बीन मेंशन्ड बिफोर इट, आफ्टर मेकिंग द एग्जामिनेशन ऑफ दिस द डिले और डिले नॉट शुड बी मेकिंग इनटू एन अकाउंट। तो अब फिर देखा जाएगा कि क्या ये डिले हुआ है या नहीं, जो हमने अभी आपको पॉइंट बताए इसकी रोशनी के अंदर। आगे है कि प्रियर प्रोसीजर बिफोर लॉजिंग द एफआईआर, एफआईआर देने से पहले कौन कौन से जो प्रोसीजर हैं वो देखे जाएंगे। सबसे पहला है कि रिपोर्ट इनटू डेली डायरी, कि the information given by any informant about the commission of a cognizable offence, it should always be written into the prescribed book or in daily diary before lodging the FIR। FIR दर्ज करने से पहले वो जो रिपोर्ट होगी, वो जिसकी इंफॉर्मेशन होगी, वो प्रिस्क्राइब बुक के अंदर, डेली डायरी के अंदर लॉन्च की जाएगी। देन नंबरिंग इट, आफ्टर लॉजिंग द इंफॉर्मेशन इट शुड बी मेड एज ए नंबर्ड, उसको एक नंबर्ड बना दिया जाएगा, ठीक है, यानी उसको नंबर दे दिया जाएगा। आगे है कि डेट एंड टाइम, द डेट एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉजिंग एफआईआर, इट शुड ऑलवेज बी टेकन एज द एविडेंटरी वैल्यू, एविडेंटरी पीस ऑफ वैल्यू। तो इसको हम हमेशा एविडेंटरी पीस ऑफ वैल्यूज़ को लेते हैं, तो डेट और टाइम भी लिखा जाएगा। आगे है कि कंटेंट्स ऑफ एफआईआर, एफआईआर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एफआईआर होती क्या है। अब उसकी तरतीब हम देखते हैं कि उसके अज्जा कितने होते हैं। पहला है सीरियल नंबर, द फर्स्ट थिंग इज़ द सीरियल नंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एफआईआर, इन द कंटेंट ऑफ एन एफआईआर। आगे है कि पुलिस स्टेशन नेम, द नेक्स्ट थिंग इज़ द नेम ऑफ एनी पुलिस स्टेशन दैट हैज़ द जुरिसडिक्शन टू लॉज एन एफआईआर, कि देखेंगे कि क्या वो पुलिस स्टेशन वही है कि जो उस एफआईआर को लॉन्च कर रहा है जिसकी जुरिसडिक्शन भी हो। Then the date, time, place and commission of any offence, it should always be written in the FIR। तब उसका जो टाइम, डेट, प्लेस, किस जगह के ऊपर जो वकूआ हुआ है, ये भी FIR में दर्ज होता है। डेट ऑफ रिकॉर्डिंग FIR इज़ आल्सो बी रिटन इन दी FIR,
कि जो डेट है रिकॉर्डिंग करने की, उसने रिकॉर्ड कब की एफआईआर, वो भी उसमें लिखी होगी। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द इन्फॉर्मेंट आर आल्सो बी मेंशन्ड इन एफआईआर, कि जो उसके नाम पते जो है, जो एफआईआर बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कंप्लेनेंट है, वो भी एफआईआर में लिखा जाएगा। आगे है कि डिस्टेंस ऑफ क्राइम स्पॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ पुलिस स्टेशन, इट इज़ आल्सो बी रिटन द डिस्टेंस ऑफ स्पॉट ऑफ क्राइम फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, कि उसका जो डिस्टेंस है वो लिखा जाएगा कि वो कितना है। उसके बाद है कि सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेनेंट, ये बहुत अहम चीज़ है कि क्या सिग्नेचर हुए हैं या नहीं, इसके मुतालिक भी केस लॉज हैं कि ये बहुत कीमती चीज़ है कि उसके सिग्नेचर उसी के हैं कंप्लेनेंट के या नहीं हैं, ठीक है। तो द सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेनेंट इज़ मस्ट इन द लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर। आगे है सिग्नेचर हु लॉज, द सिग्नेचर of that person who lodged the FIR, it is also the part of an FIR as the content of first information report। तो जो उसके सिग्नेचर्स लिखे हैं वो भी उस FIR का हिस्सा है। एक बहुत अहम कीमती चीज़ कि नो नीड टू राइट ऑल द माइक्रो इवेंट्स इन द FIR, कि FIR के अंदर जो है वो हर छोटी से छोटी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके मुताबिक बड़ा अहम केस ला है, ये है कि 2000 PCR LJ सफ़ा नंबर है 602। इसमें ये बात बताई गई है कि FIR दर्ज करते वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि हर छोटी से छोटी बात FIR में हो। FIR दरअसल हकीकत के अंदर कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि ये हो चुकी है, और इसलिए क्या कि FIR के अंदर सिर्फ मोटी मोटी बातें लिखी जाएंगी। देयर इज़ नो नीड टू राइट ईच एंड एवरी इवेंट इन FIR। FIR शुड ऑलवेज हैव द मैक्रो कंटेंट्स, ये बड़े बड़े मोटे वाक़यात को अपने अंदर रखती है। अब आगे है कि इफ़ेक्ट ऑफ FIR, कि FIR का इफ़ेक्ट क्या है। क्या एक शख्स का नाम FIR में आ गया तो वो मुजरिम हो गया? बिल्कुल भी नहीं। इसके मुतालिक बेशुमार केस लाए। दो अहम केस ला ये हैं कि 2012 PCR LJ सफ़ा नंबर है 383, फिर है 1997 MLD सफ़ा नंबर 1135। इसके मुताबिक किसी भी शख्स का जो है, जो नॉमिनेटिव है, उसका नाम FIR के अंदर आना ये ज़ाहिर नहीं करता कि वो क्रिमिनल है, कि नथिंग इट्स मीन इज़ दैट द नॉमिनेटिव हैज़ द इज़ द अक्यूज्ड इन द कमीशन ऑफ दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो नॉमिनेटिव है, जिसका नाम आ चुका, उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस जो जुर्म है उसका वो मुलजिम हो चुका है। फिर दूसरा अहम पॉइंट, नेदर द FIR इज़ ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नॉर द एग्जस्टिव डॉक्यूमेंट। एग्जस्टिव डॉक्यूमेंट भी नहीं है, ये एविडेंटरी वैल्यू भी नहीं रखता। ये सिर्फ क्या है, FIR हकीकत के अंदर ये है कि एक जुर्म हुआ है। ये पुलिस को की जो एक मशीनरी है, कि मशीनरी ऑफ लॉ को ये मोटिवेट कर देता है, उसको एक मोशन में ले आता है कि आप हरकत करें और देखें, एविडेंस को कलेक्ट करें कि क्या ये हुआ है नहीं। अब पुलिस क्या करेगी, जितने भी एविडेंस होंगे उनको कलेक्ट करेगी। कलेक्ट करने के बाद वो अदालत के अंदर सबमिट होंगे। सबमिट होने के बाद उनके ऊपर जो वकला हैं वो उसके ऊपर पूरी की पूरी जरा होगी, उसके बारे में शहादतें ली जाएंगी, एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे। फिर आखिर में अगर तो वो साबित करती है FIR को, तो FIR की वैल्यू हो गई। अगर वो तमाम चीज़ें FIR के बिल्कुल मुतज़ाद निकली हैं तो FIR की कोई वैल्यू भी नहीं है। तो पर्पस ऑफ FIR, द पर्पस ऑफ FIR इज़ ओनली टू स्टार्ट द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये स्टार्ट कर दे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे कि क्या जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। आगे है कि यूज़फुल, कि इट इज़ यूज़फुल इन ग्रांटिंग ए बेल, कि FIR को देखने की बुनियाद पर जज साहब ये फैसला करता है कि क्या ये जुर्म जो है, FIR ही बताएगी ना कि ये जुर्म प्रोहिबिटरी क्लास में तो नहीं आता। प्रोहिबिशन जो क्लास होती है ना, उसके तहत जो जुर्म आते हैं उसके अंदर बेल जो है वो जज साहब जो है वो देने से पहले बहुत मरतबा सोचते हैं। तो इसलिए जो FIR जो है ये फैसला कर लेती है उसका कि ये अगर तो बेलेबल ऑफेंस है तो वो शख्स का राइट बन जाएगा, बेसिक उसका लीगल राइट है कि वो शख्स जो है वो ज़मानत ले। अगर वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है और प्रोहिबिशन क्लास के अंदर आ जाता है
तो उसके अंदर बेल बहुत मुश्किल से होती है। तो एफआईआर जो है इसलिए बहुत कीमती चीज़ है कि एफआईआर हैज़ द एविडेंटरी वैल्यू in granting the bail. If the offence is come into the category of probation class, the bail may or may not be granted. दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती. But if the FIR is about the commission of a bailable offence, it is the basic right of any accused to grant him a bail. तो उसको क्या है कि अब उसका बेसिक राइट होगा कि उसको बेल ग्रांट कर दी जाए। आगे है कि मैंडेटरी टू लॉज एफआईआर। पुलिस पे लाजिम है कि जब भी कोई शख्स उसके पास जाए और उसको ये बताए कि फ़लाँ जुर्म हुआ है तो वो उस एफआईआर को लॉन्च करेगी। ये सेक्शन 154 सीआरपीसी जिसके तहत ये एफआईआर लॉन्च होती है वो भी यही बताता है। और उसके अलावा केस लॉ है 2000 पीसीआर एलजे सफ़ा नंबर 320, ये भी ये बताता है कि ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। सो लॉजिंग द एफआईआर इज़ ए मैंडेटरी प्रोविज़न ऑन ए पुलिस to lodge FIR in the commission of any cognizable offence, that whenever any informant give information about the commission of any cognizable offence, the police is duty bound. It is a mandatory provision upon a police to lodge the FIR and to start the criminal investigation about the commission of that offence. आगे है कि if refused, अगर पुलिस इसको रिफ्यूज़ कर देती तो whenever the police refuse the lodging of an FIR, there are two basic remedies are open for the informant or for the complainant. First of all is to move to the High Court to awake his the constitutional inherited power or constitutional jurisdiction. पहला ये है कि वो शख्स अगर पुलिस इनकार कर देती है तो वो शख्स कहाँ पे जाएगा, वो हाई कोर्ट जाएगा और उसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनहेरिटेंट जुरिस्डिक्शन पावर है उसको वेक करेगा। उसके तहत कि जी आपका हक बनता है कि मैंने एफआईआर जुर्म हुआ है, मगर पुलिस वो नहीं देती। द सेकंड इज़ टू प्रेजेंट द पिटीशन 22A22B बिफोर ए सेशन जज एज जस्टिस ऑफ पीस। दूसरा ये है कि वो 22A22B के तहत जो है सेशन जज के पास एज जस्टिस ऑफ पीस जो है वो पिटीशन दायर करेगा कि ये एफआईआर होनी चाहिए। आगे है कि सेकंड एफआईआर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फिर ये क्या ली जाएगी, इसको ना तो कानून ने मना किया है, ना ही इसके बारे में कोई बार है, ये बार्ड भी नहीं है, मना भी नहीं किया, हो भी सकती है। सेकंड एफआईआर के दूसरा पर्चा हो सकता है उसी ही वाक़यात के बारे के अंदर, हाँ हो सकता है। फिर ये क्या ली जाएगा, ये काउंटर पार्ट लिया जाएगा उसका, ठीक है जी, यानी काउंटर वर्जन होगा। So this second FIR may or may not be lodged, but if it is lodged, it is always be used as a countervision of the first FIR. ये उसका countervision लिया जाएगा, दूसरा उसका हिस्सा लिया जाएगा। आगे है quashment of FIR. Yes, the quashment of FIR can be granted under section 56(1)A CRPC कि हाई कोर्ट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो एफआईआर को क्वैश कर देगा, एफआईआर को खारिज कर देगा। किसके तहत, 56(1)A CRPC के तहत। इस दफ़ा के तहत हाई कोर्ट को पावर है कि जब एक शख्स जाए कि देखो ये वाक़या नहीं हुआ तो फिर जो है क्वैशमेंट हो सकती है, एफआईआर जो है वो हो सकती है, मगर सेटिस्फेक्शन के बाद। द हाई कोर्ट हैज़ द क्वैशमेंट पावर The High Court has the quashment power to quash the FIR after the satisfaction that the offence has not been committed and the FIR has been lodged on a mala fide grounds, कि वो दुश्मनी की बुनियाद पे दी गई है। आगे है कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अगर ये जुर्म आ गया, देखो मैंने कहा कि एफआईआर तो जो है कानून ये कहता है कि एफआईआर जो है वो तो कॉग्निजेबल केस के अंदर होगी, मगर अगर ऐसा मसला आ गया कि उसका आधा हिस्सा कॉग्निजेबल लग रहा है और आधा हिस्सा नॉन कॉग्निजेबल लग रहा है, तब तो अब पुलिस जो है उस पूरे हिस्से को कॉग्निजेबल मानकर चलेगी और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। व्हेन एवर एनी क्राइम इज ए पार्ट ऑफ टू टाइप ऑफ क्राइम, फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉग्निजेबल एंड सेकंड इज द नॉन कॉग्निजेबल, द पुलिस मे रिगार्ड द होल इवेंट एज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड टू स्टार्ट द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन
about the commission or non-commission of that offense। आगे है कि आफ्टर एफआईआर, एफआईआर जब दर्ज हो जाती है पुलिस को क्या क्या पावर मिल जाती है, पुलिस क्या कर सकती है। एफआईआर नहीं, पुलिस को पावर नहीं। एफआईआर 154 सीआरपीसी के तहत हुई तो पुलिस बहुत पावरफुल हो जाती है। वो फिर अब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का भी इंतज़ार नहीं करती, अब उनको इतनी पावर मिल जाती है कि वो किसी शख्स के मुतालिक क्या क्या कर सकती है। हम वो देखते हैं कि पुलिस एक्वायर्ड ऑल काइंड्स ऑफ पावर टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सीआरपीसी। पुलिस को जो है तमाम पावर मिल जाती है कि वो अंडर सेक्शन 156 सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। without the prior permission of any magistrate, the police can start the investigation into the commission of a cognizable offense। वो जो cognizable offense जो होगा उसके अंदर जो है पुलिस क्या कर सकती है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकती है मजिस्ट्रेट की ऑर्डर के बगैर। पुलिस कैन आल्सो मेक एन अरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एफआईआर। अब वो एफआईआर की बेस के ऊपर क्या कर सकती है कि उस शख्स को अरेस्ट भी कर सकती है। आगे है कि इंश्योर द अटेंडेंस अंडर सेक्शन 160 सीआरपीसी। द पुलिस हैज़ पावर आफ्टर लॉजिंग द एफआईआर टू मेक इंश्योर द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन अबाउट द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द सेक्शन ऑफ 160 सीआरपीसी। जो पुलिस जो है 160 सीआरपीसी के तहत किसी भी शख्स की अब अटेंडेंस को, उसकी हाजिरी को यकीनी बना सकती है, उसको बुलवा सकती है, आप आएँ और कमीशन के बारे में बताएं कि क्या ये जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। आगे है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, कि आफ्टर लॉजिंग द एफआईआर पुलिस हैज़ ऑल पावर टू start the investigation and under these investigation he may examine the witness and also write down their statement into writing under section 161 CRPC। कि पुलिस जो होगी अब उसको ताकत मिल जाएगी कि वो क्या करेगी, उन तमाम लोगों को जो उन्होंने बुलवाया है उनको बतौर विटनेस उनके जो स्टेटमेंट है 161 CRPC के तहत उनको कलमबंद कर लेगी। आगे है मे रिलीज अंडर सेक्शन 169 CRPC, police having the full power whenever the investigation started by a police and the police is in a point of view that the commission of offense is not related to that accused that has been nominated into the FIR, so he may release that accused under section 169 CRPC। कि जब पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, उसको ये पता चल जाता है कि ये जो शख्स है कि ये मुजरिम नहीं है उस नॉमिनेशन का जो उसका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया, तो वो 169 सीआरपीसी के तहत उस शख्स को है वो रिलीज़ कर सकती है, छोड़ सकती है। अब हाँ, ये क्या अगर वो शख्स छूट गया, पुलिस ने उसको छोड़ दिया और बाद में साबित हुआ कि इस शख्स ने तो जो है जुर्म किया था, तो हाँ वो दोबारा अरेस्ट हो सकता है। आगे है कि मे एक्वायर्ड रिमांड अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी, पुलिस हैज़ ऑल द पावर टू एक्वायर्ड remand by a competent or not competent magistrate about the investigation upon that accused that has been nominated into the commission of any offence and that in that FIR। कि अब उसको रिमांड का हक मिल गया, ठीक है, कि वो रिमांड ले सकती है किससे, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, नॉन कॉम्पिटेंट भी हो सकता है कि इस शख्स ने ये जुर्म किया है जो नॉमिनेटेड है FIR के अंदर या नहीं। आगे है कि प्रिपरेशन चलान अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी, पुलिस हैज़ आफ्टर लॉजिंग द एफआईआर द पुलिस एक्वायर्ड द पावर टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस कैन ड्रा ए चलान अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी। कि पुलिस जो है जब एफआईआर को लॉन्च कर लेती है तो वो एक पावर को एक्वायर्ड कर लेती है कि वो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करे और उसके बाद वो चलान जो है 173 सीआरपीसी के तहत वो भी जो है वो चलान भी जो है वो प्रिपेयर करे। आगे है कि रेमेडीज अगेंस्ट फॉल एफआईआर, अगर एक एफआईआर झूठी है तो उसके तहत कौन कौन सी जो है रेमेडीज अवेलेबल। एक बंदे ने झूठी एफआईआर करा दी, अब उसके तहत उससे कंसल्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं। पहला है 63, 169, 190, 249A, 256K, 551 CRPC। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये सारे के सारे क्या हैं
ये कंसल्टेंट है कि एक शख्स ने अगर झूठी एफआईआर कराई हो तो अब वो शख्स इनको इस्तेमाल करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वो कार्रवाई किसके तहत होगी? 182 सीआरपीसी के तहत। ठीक है। सो वेन एवर एनी इंफॉर्मेंट लॉज द फॉल्स एफआईआर ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइडी, so after the investigation, whenever it is proved that these grounds were baseless and they were recorded onto the malafide ground, so the agreed person may use the remedies that we have been mentioned above as 63, 169, 190, 249A, 250, 265K, 551 CRPC, and the remedies is available under section 182 CRPC। उसकी जो रेमेडी होगी जो वो इस्तेमाल कर सकता है, वो दफ़ा 182 लगवा सकता है उसके खिलाफ। आगे है कि टेलीफोनिक या टेलीग्रामिक एफआईआर। अगर कोई शख्स टेलीग्रामिक जो है एफआईआर देता है तो क्या वो होती है? Whenever any person give the information on a telephonic or telephone or telegramic message, so these information are not come into the content of FIR because the telephonic or telegramic message are not the part of an FIR, because whenever any telephonic message is received any police, so police start the investigation and reach at the spot of crime, and after the investigation or after the information that they collected from the witnesses and from the circumstantial evidences, then after recording all these statements, so they can lodge FIR। जो टेलीफोनिक और टेलीग्रामिक जो मैसेज होते हैं, टेलीफोनिक और टेलीग्रामिक जो मैसेज होते हैं, उसके अंदर जो है वो पुलिस के लिए एफआईआर नहीं बनती। एक शख्स ने टेलीफोन किया कि जी फला जगह पे जो जुर्म हुआ है, अब पुलिस उसके टेलीफोन के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देगी? नहीं, हाँ, वो पाबंद हो जाएगी कि उस जगह पे पहुंचेगी, मौका वारदात पे जाएगी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देखेगी, विटनेस को देखेगी, अगर वो वाकई कॉरोबरेटिव हैं, उसके साथ अटैच करते हैं, तब वो क्या करेगी? उसको एफआईआर लिख देगी, वरना नहीं लिखेगी। आगे है ज़ीरो एफआईआर। ये बड़ा अहम पॉइंट है। ज़ीरो एफआईआर किसको कहते हैं? ज़ीरो एफआईआर उसको कहते हैं कि वो एफआईआर 32 मिनट की हो चुकी है, चलो अच्छा, वो एफआईआर कि जो एफआईआर जो है, अगर एक शख्स ऐसी जगह पे रहता है कि जहां पर एफआईआर जो है वो हुई, ठीक है, यानी ऐसी जगह पर रहता है कि जहां पे जुर्म हुआ और जो उसका मुतलका जो थाना है, उसका मुतलका जो पुलिस स्टेशन है, वो उसकी हदूद बहुत दूर है, ठीक है, मगर जो दूसरा पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर वो जहाँ पे क्राइम हुआ है वो उस हदूद में नहीं आता, वो करीब है, और उस शख्स को ये डर है कि अगर मैं उस पुलिस स्टेशन तक पहुँचूँगा कि जो मेरा मुतलका पुलिस स्टेशन है उसकी बाउंड्री बहुत दूर है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरीके से बाउंड्रियाँ बनाई गई हैं कि एक पुलिस स्टेशन की बाउंड्री में बहुत दूर दूर तक के इलाके आते हैं। अब एक पुलिस स्टेशन जिसकी बाउंड्री में वो इलाका आता है, वो जो है वो बहुत दूर, और जहाँ पे क्राइम हुआ है वो जो सीन है वो उस पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है जो नज़दीक है। तो वो क्या करेगा कि वो शख्स जो है वो ज़ीरो एफआईआर दर्ज करवाएगा, यानी उस पुलिस स्टेशन में जाएगा जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि आप मौका वारदात पे चलें और देखें जो आपके करीब है। मुझे डर है कि कहीं यहाँ से शवाहिद वगैरह, एविडेंस वगैरह गायब ना हो जाएं या उसको आपस में इंटरमिक्स ना कर दिया जाए, तो आप वहाँ पर आकर जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें और एक जो है एफआईआर लॉन्च कर दें। अब यही जो एफआईआर जो होगी ये जाकर उसको अपने मुतलका जो है पुलिस स्टेशन उसके अंदर दर्ज करानी होगी, ठीक है। ये इस तरह भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो कराची गया और वो शख्स जो है उसकी फैमिली मुल्तान में रहती है। अब घर के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो एफआईआर को लॉन्च करवाए, और कोई ऐसा क्राइम उसके घर के अंदर हो जाता है और छोटे बच्चे हैं और उनको नहीं पता किस तरह जाया जाए और बाहर इमरजेंसी सिचुएशन है, तो अब वो शख्स क्या करेगा कि वो कराची के पुलिस स्टेशन में जाएगा कि आप मेरी एफआईआर दर्ज कर दें और वो लिखें कि देखो मैं टाइम पे पहुंचा हूँ, इतने बजे जो है जुर्म हुआ था और इतने बजे मैं आपके पास पहुंच चुका हूँ और मैंने डिले नहीं किया, यानी मैंने देर नहीं की। तो अब वो क्या करेंगे कि वो एफआईआर वहाँ पे दर्ज कर देंगे। वही एफआईआर वो क्या करेगा कि अपने शहर में आएगा, उसको दिखाएगा, देखो जब जुर्म हुआ था मिसाल के तौर पर 10 बजे और मैंने 11 बजे जाकर कराची के पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज कराई थी कि देखो मैं लेट नहीं पहुंचा, मैंने टाइम पे पहुंच के एफआईआर दर्ज कराई। तो ये ज़ीरो एफआईआर इज यूज्ड
in those circumstances in which the boundary of that police station that having the jurisdiction about the investigation of that crime, it is away from the spot of crime, and those police station that having no jurisdiction about that case, it is near to the spot of crime. So any complainant can lodge the FIR in that police station that is nearer to the spot of crime, and after lodging this FIR, he must be duty bound to draw another FIR or to take that FIR into the consultant police station that having the jurisdiction about the investigation of that commission of crime. अच्छा जी, आगे है एविडेंटरी वैल्यू। ये शायद मैंने बता दिया है एविडेंटरी वैल्यू, चलो मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि एविडेंटरी वैल्यू क्या है। एक तो टाइम ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा लेंथी बहुत हो गई है। चलो एविडेंटरी वैल्यू क्या है, शायद मैं भूल गया हूँ मैंने बताया या नहीं बताया। चलो एविडेंटरी वैल्यू क्या है, इसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती, जब तक नहीं होती कि जब तक कि ये औत के ऊपर यानी कि हल्फ के ऊपर जो है बयान ना ले लिए जाएं, और दूसरा ये कि वो कॉरोबरेटिव एविडेंस से प्रूफ ना हो जाए। तो यानी मिसाल के तौर के ऊपर एक शख्स का नाम ले दिया गया है कि इस शख्स ने जुर्म किया है, अब उसका नाम ले देने से वो मुजरिम साबित नहीं हो जाता। अब ये केस चलेगा, उसके ऊपर शहादतें होंगी, उसके ऊपर एविडेंस कलेक्ट होंगे, ओथ होगा, हल्फ लिया जाएगा, उसके बाद जो है फिर वो अगर प्रूफ हो जाता है तब FIR की वैल्यू है, वरना नहीं। देयर इज़ नो एविडेंटरी वैल्यू इन टू द आई ऑफ लॉ अबाउट द FIR mere the nomination of any person in FIR not mean that person is the criminal of that offense. So after lodging the FIR, the investigation is started, then the case is drawn to the court, and in court the proper investigation is started. The evidence that have been collected, they are presented into the court, and the court is having the authority to make any announcement about the acquittal and about the release of that person. अच्छा जी, अब है हमारे पास कि केस लॉ, ये बहुत कीमती हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि FIR क्या होती है, कि FIR mean the first information report that has been given by any informant or any complainant about the commission of any cognizable offense. And after lodging the FIR, the police acquired all kinds of power to start the investigation. Whenever the police start the investigation, they collect the evidences. The basic purpose of lodging the FIR is to collect the evidences. So after the evidence has been collected, they are presented into the court, and after the presentation into the court, the lawyers start the investigation. First of all, the examination in chief, then cross-examination, and after all these lengthy process, the final procedure has been acquired. And in the final procedure, the honorable court has the authority to make any person to announce him as an accused or an acquittal, कि वो जो है वो उसको सुनाएगी कि वो शुरू में FIR दर्ज होगी, पुलिस उसको पावर लेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके एविडेंस कलेक्ट करेगी, उसके बाद अदालत में जाएगी, ऑनरेबल जो कोर्ट है वहाँ पर वकला जो हैं वो आपस में जरा करेंगे, एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो है एविडेंस कलेक्ट होंगे, ओथ वगैरह होगा, उसके बाद जो ऑनरेबल जो कोर्ट है, जज जो है वो एक्विटल को कर देगा या उसको क्या नाम है कन्विक्ट कर देगा, या उसको रिहा कर देगा, या उस शख्स को जो है वो सज़ा सुना देगा। अब देखो इससे मुतालिक FIR से मुतालिक कौन कौन से केस ला हैं, ये मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहला है 2013 MLD 885 पेज, दूसरी है कि 1997 MLD पेज नंबर है 1135, PLD 2011 लाहौर एक पेज नंबर 175, 2008 MLD पेज नंबर 1611 ये कोयटा, 2009 YLR 2057 पेज, PLD 1993 लाहौर पेज नंबर 18, 1992 PCR LJ पेज नंबर 2307, 1992 ऊपर वाला 1992, नीचे वाला है 1997 PCR LJ पेज नंबर है 752,
फिर है 2015 PCR LJ पेज नंबर है 1087। फिर है 1993 PCR LJ पेज नंबर है 1145। फिर 1997 PCR LJ पेज नंबर है 2091। फिर है 2000 SCMR पेज नंबर है 1586। ये सारी वो किताबें हैं जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, जो केस लॉ के तौर के ऊपर जो प्रैक्टिस करने वाला वकील है अपने केस के साथ वो लिखेगा। 1996 PCR LJ पेज नंबर है 1255। 1994 PCR LJ पेज नंबर है 2265। 2013 PCR LJ 749 पेज। फिर 2001 PCR LJ 135 पेज। 2007 YLR 1706 पेज। 1999 YLR 2135 पेज। 2014 PCR LJ पेज नंबर है 1318। फिर 2000 PCR LJ पेज नंबर है 1680। फिर है 2009 MLD पेज नंबर है 1076। ये बहुत कीमती किताबें हैं कि ये बहुत बड़ा ख़जाना है एक उस शख्स के लिए कि जो प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो उसकी अहमियत को समझेगा। 2009 YLR 534। 2013 MLD पेज नंबर है 674। PLD 2012 पेशावर पेज नंबर 46। 2011 PCR LJ पेज नंबर 227। 2014 PCR LJ पेज नंबर 261। 2014 MLD पेज नंबर 124। 2015 PCR LJ पेज नंबर 153। 2015 PCR LJ पेज नंबर 480। 2004 PCR LJ पेज नंबर 1239। 2012 PCR LJ पेज नंबर है 1823। 2002 MLD पेज नंबर है 1898। फिर है 2013 MLD पेज है 553। फिर है 2005 YLR पेज नंबर है 1545। फिर है 2005 MLD पेज है 908। 2014 PCR LJ पेज नंबर है 779 यानी 779। फिर है 2006 PCR LJ पेज नंबर है 1709। फिर है 2015 MLD पेज नंबर है 386। 2011 YLR पेज नंबर है 2882। फिर है 2004 YLR पेज नंबर है 1299। 2002 PCR LJ पेज नंबर 453। फिर 2004 ये है MLD पेज नंबर 61। 2013 PCR LJ पेज नंबर है 1847। PLD 2013 लाहौर पेज नंबर है 538। 1995 PCR LJ पेज नंबर 401। और आखिर में है 1998 MLD पेज नंबर 13। अच्छा जी, ये हमारा जो था ये आज का लेक्चर था। इससे रिलेटेड किसी भी तरह के कोई कमेंट हो, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई आप पॉइंट आउट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो हमें बहुत खुशी होती है कि जिस वक्त आप कोई चीज़ बताते हैं उससे हम लेके हमारा भी नॉलेज बढ़ता है, क्योंकि एक इंसान सब कुछ नहीं जानता, उससे मिस्टेक हो सकती है, उससे कोई बात अगर या कोई ऐसी बात कि जो वो बता रहा है मगर वो उस तरीके से नहीं बता रहा कि जिस तरीके से आप सुनना चाहते हैं, तो फिर आप हमें ज़रूर कमेंट किया करें। ठीक है, ये दुआ में बहुत याद रखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।